हेलो, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैं मैथ्स 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 के बाद फिजिक्स पे लौट आया। मतलब फिजिक्स का न्यू चैप्टर शुरू किया, वो भी इतना अलग चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। हाँ, ये आश्चर्य की बात है, पर ये तो लाइफ है ना भाई। बहुत ही आश्चर्य होंगे, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होगा, तो ये भी एक अनप्रिडिक्टेबल है भाई। सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का टॉपिक मैंने चालू किया। ओके, क्योंकि भाई आप बहुत ही हो गया मैथ्स, मतलब लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और आप अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए और कुछ तो इंटरेस्टिंग के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास शुरू किया। तो क्या है भाई ये सेंटर ऑफ मास? तो पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डेफिनेशन सीख लीजिए। अरे क्या सर, फिजिक्स में डायरेक्ट ही डेफिनेशन? हाँ भाई, ये फिजिक्स है ना। The point on the point where the whole mass of object is assumed to be concentrated। और एक डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिख लो। ओके, एक और डेफिनेशन लिख लो कि the point where the net mass of all particles of object is zero। देखो, हैंड राइटिंग को संदेह नहीं, पर वर्ड्स की तरह ध्यान देंगे तो the point where the whole mass of object is assumed to be concentrated। यहाँ पर the point where the net mass of all particles is zero। तो मैंने दो ही डेफिनेशन में यूज किया है वर्ड पॉइंट, दो ही डेफिनेशन में पॉइंट यूज किया है। पॉइंट का माने क्या होगा? पॉइंट नहीं नहीं नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक पॉइंट होगा जहां पे सभी डायरेक्शन के मास इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसका मास सेम, इसका मास सेम हो जाएगा। पर वो पॉइंट क्या है? आर है, मैंने नाम दिया RCOM हो जाएगा। तो इस RCOM के तीन होंगे। क्या होंगे भाई? नहीं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, मतलब इसका आई कैप भी होगा, इसका जे कैप भी होगा, इसका ये कैप भी होगा। क्यों? ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है। और ये पॉइंट किसका है? एक ऑब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट का है। समझा? मतलब ये पेन है, इसको मैंने यहाँ होल्ड किया तो ये बैलेंस में रहेगा। इसका मतलब इस पेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, मुझे नहीं पता पर आएगा। अगर एक और क्वेश्चन ले लो, मैंने यहाँ पर आपको दे दी रिंग, दे दी। नहीं भाई, कुछ भी रिंग नहीं है। क्या है? 4D रिंग है मतलब नहीं नहीं, इसे हम 3D, थोड़ा 3D, हाँ 3D रिंग है, क्योंकि 4D के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो यहाँ पर एक 3D रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट पे होगा है ना? नहीं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ मास एयर में, स्पेस में, द पॉइंट वेयर होल मास। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ पर कुछ सरफेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं किया। और इसका यही सीधा सीधा मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट पे हो सकता है या ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर दो रॉड लिया, मैं रॉड लिए यहाँ पर, ये रॉड है, दो रॉड है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अरे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, है ना?
थोड़ा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कौन से भी पार्टिकल्स के, ओके, कौन से भी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो उसके आजू बाजू के सभी पार्टिकल्स का नेट मास होना चाहिए जीरो। और इसी हम पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट से हम डील करते हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार होता है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। खत्म खत्म कहानी, सेंटर ऑफ मास की कहानी खत्म हो गई, चलो घर को चलो। यहाँ तक समझा, बहुत इजी, यहाँ तक बहुत इजी था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है आगे 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 देखो होता है क्या। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तक पता चला कि क्या है भाई, कुछ नहीं, जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। आगे आगे चर्चा होगी किस पर, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले पर। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट रख लो, आर एक्स आर वाई आर जेड। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। ये होगा एक्स कंपोनेंट, ये होगा वाई कंपोनेंट, ये होगा जेड कंपोनेंट। यू सर आप इसको क्यों ला रहे हो बीच में भाई, कंपोनेंट्स क्यों, हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए ना। सेंटर ऑफ मास क्या है, डिस्टेंस से, कहां पर, ओरिजिन से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस है तो ओरिजिन पे आते हैं, एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है, जेड एक्सिस आता है, तो उनका संबंध भी होगा ना भाई फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला लिख लो भाई, m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus x1 m2 plus x2। यहाँ पर भी सेम m1 में डायरेक्ट लिखता हूँ, समेशन ऑफ m1 mi yi, समेशन ऑफ mi, समेशन ऑफ mi csk एंड rcb। mi नहीं है भाई, वो मास का एडिशन इनटू उसके कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल मास। ये कहां से डिराइव हुआ, तो मास मोमेंटम करके कॉन्सेप्ट है, मास मोमेंटम करके कॉन्सेप्ट है। वहां पे मास मोमेंटम का फॉर्मूला आता है हमें m इंटू आर बार, उससे हमें डिराइव होता है ये फॉर्मूला। पर डेरिवेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला रट लो, समझ लो, नहीं रटना नहीं, समझ लो, बस हमें इसे अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए इसे अप्लाई करते, चलिए चलिए चलिए। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, नहीं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैंने यहाँ पर m1 रख दिया, यहाँ पर m2 रख दिया, तो कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैंने आपको कह दिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, m2 या m1 के बीच में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। अगर ये नहीं था, ये दोनों बॉडी इक्वल थी, ये दोनों मास इक्वल थे, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाता। पर मैंने m1 ग्रेटर को, m1 का मास ग्रेटर है मतलब ये ग्रेटर है, m2 छोटा है मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझा, समझ चुके होगे भाई क्यों शिफ्ट होगा। अरे भाई यहाँ पर पेन रखा तो बॉडी स्टिल रहेगी, है ना। अगर यहाँ पर रखा तो इसका मास ज्यादा है तो फिसल जाएगा ना भाई। कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस समझ में आया। आप सेंस की बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसे क्वेश्चन की तरह समझता हूँ, आपको इसका डिस्टेंस है मानो डी, डी डिस्टेंस है, आप ये क्यों है सर, इसके लाइन क्यों खींच रहे हो आप। अब न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया था, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स इट्स other body or its surrounding with a force,
कांस्टेंट फोर्स, और वो फोर्स होता है सेंटर ऑफ मास के मतलब वो फोर्स सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होता है। ये हमने नहीं सीखा था। मतलब अगर मैं किसी को खींच रहा हूँ, मानो मैं एक फोर्स हूँ, तो मैं सेंटर ऑफ मास को ही खींच सकता हूँ या खींचूंगा, क्योंकि कोई अलग मैंने अगर खींचा तो भाई वो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं वहां से। अरे समझ रहे हो? यहाँ पर समझो, उसकी उसकी को कोई नहीं की जरूरत, तो मैंने आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता दिया। ये d/2 है, इसे मैंने d1 लिखा, और ये d/2 है, इसे मैंने d2 लिखा। समझा? ये क्या है, लाइन? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने इसे निकाला। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। अब मुझे बताओ, COM में असली खेल होता है ओरिजिन का, किसका होता है? बोलो 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 बोलो। COM में असली खेल होता है ओरिजिन का। क्यों सर? क्योंकि हमें बताना है सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में है भाई, है ना? किसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास है। अगर मैंने यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अलग ही हो जाएगा भाई। सो क्वेश्चन में हमें देते हैं, या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास निकालने में ओरिजिन का इंपॉर्टेंट बहुत ही हाई लेवल होता है। अगर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि अगर m1 को आप ओरिजिन मान लो, माना भाई, चलो आप आपके लिए सर, आपके लिए माना m1 अगर ओरिजिन हो गया, अगर, तो m1 0 का मतलब हो जाएगा, तो फुल एंड फाइनल। और ये क्या हो जाएगा? d, 0 भाई एक्स एक्सिस, हाँ, d, 0। ओहो सर, ये क्या है? x1 y1, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है ना भाई, उतना तो समझ में आना चाहिए। आ गया? डाल दो फॉर्मूले में भाई। अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, किसका? m1 के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो RCOM आ जाएगा, नहीं RX1 आ जाएगा हमारा, RX आ जाएगा, RX 100 है ना, RX आ जाएगा हमारा m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। ओ सर, x1 तो 0 है, डाल दो, ये सभी 0 हो जाएगा। m2x2 बाय m1 प्लस m2। सो हमने एक नवीन खोज कर दी कि अगर हम m1 को ओरिजिन माने, अगर मैं m1 पे खड़ा हूं, मानो मैं m1 हूं, मास मेरा 1 है, नहीं, मैं m1 हूं, तो मेरे अगर मैं ओरिजिन हूं और मैं m1 हूं, तो मेरे सामने या मेरे साथ सेंटर ऑफ मास m2 x2 बाय m1 प्लस x1 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ से m1 से, यहाँ से अभी अभी मैंने सेंटीमीटर लिया है, सेंटीमीटर मीटर क्या भी ले लो, पर समझने की बात है, मैंने m1 को ओरिजिन माना, m1 में अगर मैं खड़ा हूं, तो मेरे से सेंटर ऑफ मास m2 x2 अपॉन m1 प्लस x1 की रेंज पर है। सेंटर ऑफ मास और मेरा डिस्टेंस कितना है, और अगर मैं m2 पे खड़ा हूं, तो क्या आ जाएगा? बताओ 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 बताओ। अरे बता तो दो। m1 x1 बाय m1 प्लस m2, डाल दो, ये y, सॉरी सॉरी, ये d डाल दो, वही आ जाएगा। समझा? बस इतना ही, इतना ही, कुछ भी नहीं भाई। ठीक है? ठीक है क्या? आवाज ही नहीं आ रहा भाई आपका। नहीं, आवाज 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 नहीं आएगा भाई, आप तो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझा क्या है m2 into x2 upon m1 plus m2। ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2। क्यों? क्योंकि हमने m1 को ओरिजिन माना, इसलिए ये आ गए। अगर m2 को माना तो ये आ जाएगा। यहाँ तक समझा? बहुत इजी है।
कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ तक समझा। और एक दे दो, और एक कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इतना ही है। कॉन्सेप्ट तो ज्यादा नहीं है इसमें, पर चलो और एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में तो आ जाएगा आपको। देखो मैं एक और बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अरे वो क्या है भाई, अगर मैंने ये पेन ले लिया, इस पेन को फेंका ऐसे पेन होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। समझने अरे क्या क्या है ये समझने की बात ऐसी है, ये क्या शेप ही चेंज हो गया है क्या? समझने की बात ऐसी है कि सेंटर ऑफ मास never changes if the object is in rest or else motion। पेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मान लो मैंने फेंक दिया, तो फेंका 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 फेंका, सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ नहीं, पर वो खुद को अलाइन कर दिया एक लाइन में, या एक किसी भी ग्राफ में उसने अलाइन कर दिया। ओ समझ रहे हो, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। हाँ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, या था या ऐसे गया, पर सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हुआ, सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन में गया। समझ रहे हो। और एक बात, इंटरेस्टिंग बात आपको समझानी थी, आपने, मैं अगर दे दूं, क्या दे दूं, ये सर्कल, ओके आपने बहुत ही सीखा है, सर्कल नहीं ये एक स्टोन है, ओके स्टोन है ये, आप सीख चुके हो, सीख चुके हो। अब बोलो बोलो बोलो, ये स्टोन आगे बढ़ रहा है v से, v वेलोसिटी से, यहाँ पर जाने वाले का टाइम है समझो t, और इस v को भी मैं नाम 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 लेता हूँ 2 है, यहाँ पर पहुंचेगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर। हाँ डिस्टेंस से मानो नहीं, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन है 3, आप निकालो। ओ आपको तो रटे हुए होंगे फॉर्मूले की, s इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, s निकालना है, s इक्वल टू ut, u तो यहाँ पर है, और t 2 into 5 10 प्लस हाफ, हाफ बोलो 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 3 into 15 15, ओके मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। सर ये क्या लेसन सिखा रहे हो आप, है ना, पर देखने की बात है, ये एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी इट्स ऑब्जेक्ट की नहीं है, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की होती है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि आपको झूठ नहीं बोला, आपको आधा सच बताया कि सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको दिया जाता है, और उस सेंटर ऑफ मास क्यों 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 सर, क्योंकि ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेगा, ओ फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेगा, ऐसा जाएगा ना भाई, ऐसा जाएगा, तो हर एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का अपना अपना डिफरेंट डिस्टेंस होगा, मैंने डिस्टेंस पूछा है। हाँ यही तो खेल है भाई फिजिक्स का, हर एक पॉइंट का अपना अपना डिस्टेंस होगा भाई, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालते बेटे तो हमारा जीवन चला जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का निकाल दिया 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये आ गया हमारा आंसर 20, हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। पर रियलिटी ये है कि जो भी हम वेलोसिटी देखते हैं, जो भी हम एक्सेलरेशन देखते हैं, वो किसी और का नहीं भाई, इस बंदे का होता है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, पॉइंट टू बी नोटेड। और चलते हैं एक और सच्चाई की तरफ, नहीं यही एक सच्चाई थी, एक और सच्चाई नहीं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं हम,
क्वेश्चन फाड़ के रख देगी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 4 point sides object are kept as a square where a equals to 1 kg, b equals to 2 kg, c equals to 3 kg, for d equals to 4 kg. Find COM of system of particles system of particles with respect to d। एक बार रीड करो, एक बार सॉल्विंग की कोशिश जरूर करना, नहीं तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ या करता हूँ। ये क्या है भाई, फर्स्ट फर्स्ट है ना क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ देखो, सिर्फ सोचो। 4 point साइज ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है? स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ज्वाइन कर दो। साइड 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 भी देता हूँ, साइड भी 2, साइड मैंने दिया 2 2 या कुछ 2 नहीं, इसका रचनाधार मैं ही हूँ ना, सो थोड़ा सोच सोच समझ कर, ठीक है रहने दो। वैसे ही हमें सीखना है ना, हमें कोई सॉल्विंग नहीं, बस सीखने के लिए। तो साइड है 2, एक की साइड 2 है, मतलब सभी की साइड 2 हो जाएगी। स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने दे दिया, इसको नामकरण करता हूँ मैं, इसका ए बी सी डी, किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में। तो डी के रिस्पेक्ट में माने डी हो जाएगा ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ए को ओरिजिन माना तो आंसर अलग आ जाएगा, डी को ही ओरिजिन मानना है क्योंकि उसने दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये अगर 0,0 है तो ये क्या आ जाएगा? 0,2। क्यों सर, ये वाई एक्सिस है। अरे सर, पर ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये 0,-2 आना चाहिए। अरे भाई, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? बी क्या आ जाएगा? सोच समझ के बताना भाई, सोच समझ के बताना। अगर बी को आप 2 बोलोगे तो भाई आप ग्रेट हो। बी हो जाएगा हमारा √2 ना, √2 2√2। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो हमारा बी हो जाएगा 2√2, 2√2। वैसे ही सी आ जाएगा हमारा 2,0 क्योंकि एक्स एक्सिस है। बस हो गया, इसे हम x1 मान लेते हैं। हाँ, इसे हम x1 मान लेते हैं, x2 मानते हैं, y2 मानते हैं। नहीं रहने दो, अगर मैंने a को मान लिया, हमारा a तो दिया है ना, a 1 kg है, b दिया है 2 kg, c दिया है 3 kg, d दिया है 4 kg। डाल दो भाई फॉर्मूले में, d सॉरी rx क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब तो हमें समझ में आता है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। और ये इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। मुझे लगता है सर 4 और 3, अपसाइड 4 और 3 है, मतलब अगर हमने ये अगर सिमेट्री मान दी तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। एडिशन रे 4 + 1, यहाँ पर 3 + 2, यहाँ पर भी 5 आ जाता है। तो यहाँ पर सिमेट्री मतलब यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। और ए से हमने सिमेट्री मान दी तो अपसाइड 7 एडिशन हो रहा है, नीचे तो 3 हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ भाई, आप आ रहे हो रियलिटी ऑफ फिजिक्स में। ओके, तो हमारा क्या था फॉर्मूला, m1 x1। m1 क्या है हमारा 1, a को हमने m1 मान लिया,
m1 है 1, x1 है 0 प्लस m2 है 2, x2 है 2√2 प्लस c है 3, मतलब m3 है हमारा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। एडिशन क्या आएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 6 प्लस 10। अरे करो भाई, जल्दी से करो। 4√2 प्लस 6 बाय 10 है ना। 4√2 प्लस 6 बाय 10 मतलब ये आ जाएगा 2√2 प्लस 3 बाय 5। देखो ये ऐसे ही आएगा। ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसका रचनादार मैं हूं ना, इसलिए मैंने एक्यूरेट नंबर नहीं लिए। एक्यूरेट नंबर होते हैं, इसका एक स्पेसिफिक आ जाएगा, मतलब 2 3 4 ऐसा आ जाएगा। पर आप आपके लिए रहने दो। अब मैंने क्या निकाला, x निकाला ना। अब y की जरूरत है हमें। अलग अलग निकालना पड़ता है भाई, क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला नहीं है ना। तो निकाल लो क्या आता है, क्या आता है। y का m1 y1, y क्या है 2, ओ मतलब 1 into 2 1 into 2 प्लस m2 y2 2 into 2√2 प्लस m3 into 0। और वो उसका तो क्या नहीं भाई, 4 into 0 आ जाएगा ना। और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो 2 प्लस 2√2 बाय 10 मतलब 1 प्लस √2 बाय 5। ये क्या आ गया सर, ये ऐसा ऐसा आंसर आ गया। अरे वैसे तो आना ही था, क्योंकि मैंने कुछ अलग ही नंबर्स दिए थे, इसलिए वैसा आ गया। पर फिक्र मत करो, आपको बहुत ही इजीली आंसर आ जाता है। तो RCOM क्या आ जाएगा, RCOM बोलो 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 बोलो। RCOM आ जाएगा x, y 2√2 प्लस 3 बाय 5 कॉमा 1 प्लस √2 बाय 5। ये हमारा x कंपोनेंट, ये हमारा y कंपोनेंट। क्लियर, बस नहीं कुछ नहीं। मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से इसको सेट किया। क्या सेट किया, d को ओरिजिन माना था, d को ओरिजिन माना, d हो गया 0,0। हाँ तो हमें तो सभी दिया था, साइड भी दिए और ये मास भी दिया है, तो हमने सब कुछ निकाल दिया और उसे ऐसे फॉर्मूले में डाल दिया। देखो ये इतना अच्छा है ना नंबर, इससे भी अच्छा आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यही है, सिर्फ सिर्फ यही है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। आगे चलकर नेक्स्ट में सीओएम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा, वो है, मैं नहीं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए थोड़ा तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। नहीं भाई, इंटरेस्ट होना चाहिए, पर इंटरेस्ट नहीं होता भाई, है ना। मतलब अरे क्या क्या हो रहा है सर को। मतलब इंटरेस्टिंग है टॉपिक पर डिफिकल्ट है। क्यों सर डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आपने अभी तक नहीं सीखा ना। वो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में सीखेंगे। पर थोड़ा थोड़ा आपको स्टोरी जाननी तो पड़ेगी ना। मैंने क्या कहा था, ये m1 है, ये m2 है। मैं कहा था m2 m1, और उसके लिए फॉर्मूला दिया था मैंने, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। अब यहाँ पर रियलिटी है, मैं रिवील करना चाहता हूँ रियलिटी को, कि ये दोनों बॉडी भी पॉइंट साइज बॉडी है, पॉइंट साइज बॉडी है, ये रियलिटी है। अगर मैंने यहाँ पर रॉड भी लिया होता तो रॉड इस जो ये है फॉर्मूले, इसके लिए ये रॉड एप्लीकेबल है कब, जब ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब इसका मास इक्वल हो हर एक जगह पर,
समझ में आ रहा है? हर एक जगह पर इसका मास इक्वल ही होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो एक अलग फॉर्मूला है। और उसके लिए हम यूज करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस हर हर जगह हमें आता है काम। उसमें उसमें से भी स्पेशल ये डिफरेंस इंटीग्रेशन समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एम आई, ये फॉर्मूला आपको अभी से थोड़ा नॉलेज दिया मैंने। कंटिन्यूअस बॉडी यानी क्या, मतलब ये पेन ले लो, पेन, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर ऐसा है। आप क्या बोलोगे सर कि यहाँ भी मास है में, यहाँ भी मास है में? नहीं, ये यहाँ पर मास ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है मास का, पर यहाँ पर कम कम होते जा रहा है। मतलब ये M1 ले लो, ये M2 है, तो मैं कह सकता हूँ M2 छोटा 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 हो जा रहा है, कहाँ से? M1 से। और अगर ये कंडीशन हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कौन से भी एवरेज बॉडी, मतलब आपके आसपास देख लो, वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट होता है। हैंड राइटिंग रहने दो, पर वर्ड्स की तरह ध्यान दो कि कौन से भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए ये आप आराम से लगाओ फॉर्मूला, आराम से आंसर आ जाएगा। पर अगर कौन से भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जहां पर इसका मास, मतलब यहाँ का मास ज्यादा है, यहाँ का मास कम है, तो भाई हर एक डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ का मास अलग होगा यहाँ से, यहाँ का मास अलग होगा यहाँ से, इसलिए इसको हम इसके लिए नहीं लगाते। अगर इसका इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है, उसके लिए इंटीग्रेशन आता है भाई। और इंटीग्रेशन हर जगह आता है फिजिक्स में, मैथ्स में तो आता ही है। यहाँ तक अब अगले लेक्चर में हम इसके साथ और डीप में जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आगे भी आप सीखेंगे। और हमारा मैथ्स का डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन भी होगा शुरू, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन साथ में लेंगे, मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सीखते रहो।